और आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर साम्राज्य। मौर्योत्तर साम्राज्य के प्रमुख राजवंश देखें तो इसमें कुछ स्थानीय राजवंश थे और कुछ विदेशी राजवंश थे। स्थानीय राजवंशों की बात करें तो उसमें थे शुंग, कण्व और सातवाहन, और विदेशी राजवंशों की बात करें तो उसमें थे हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण। ये विदेशी राजवंश थे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के बारे में देखते हैं। शुंग वंश 187 से 75 ईसा पूर्व तक रहा था, यानी 187 से 75 ईसा पूर्व तक शुंग वंश रहा था और इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बृहद्रथ की हत्या कर बाणभट्ट के हर्षचरित में उल्लेख मिलता है, यानी बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, और ऐसा बाणभट्ट के हर्षचरित में देखने को मिलता है, जो बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित में ऐसा बताया है। और जो पुष्यमित्र शुंग था वो बौम्मिक वंश का ब्राह्मण था, यानी जो पुष्यमित्र शुंग था वो बौम्मिक वंश का ब्राह्मण था, ऐसा कालिदास के अनुसार बताया जाता है। कालिदास कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौम्मिक वंश का ब्राह्मण था। और जो दिव्यावदान एक ग्रंथ है उसमें ऐसा माना जाता है, बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग का संबंध मौर्य वंश से भी था। पुष्यमित्र शुंग का संबंध मौर्य वंश से भी था। और दिव्यावदान और आर्य मंजूश्री मूलकल्पम में बौद्धों के उत्पीड़न का उल्लेख मिला है, यानी इन ग्रंथों में ऐसा माना गया है, ऐसा बताया गया है कि इन्होंने शुंग वंश के शासकों ने बौद्धों का उत्पीड़न किया है और बरहुत स्तूप का निर्माण एवं सांची स्तूप की 4 दीवारी का निर्माण किया है। पुष्यमित्र शुंग ने बरहुत स्तूप का निर्माण एवं सांची स्तूप की 4 दीवारी का निर्माण किया है। अब ऐसा माना जाता है कि विदर्भ राजा यज्ञसेन को पराजित कर सेनानी की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेनानी। सेनानी किसकी उपाधि है? पुष्यमित्र शुंग की। सेनानी किसकी उपाधि है? फिर से बोलूँगा, पुष्यमित्र शुंग की। कब धारण की? विदर्भ राजा यज्ञसेन को हराकर। और ऐसा उल्लेख मिलता है मालविकाग्निमित्रम में, जो कालिदास ने लिखा हुआ है। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है? कालिदास ने। अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात करें तो इसने पतंजलि की सहायता से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए? 2। और जो पतंजलि थे वो योग दर्शन के संस्थापक हैं, और पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य। पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य। आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ेंगे अग्निमित्र के बारे में। अग्निमित्र कौन था? तो अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र तो बासीमित्र था। अब आगे बात करेंगे अग्निमित्र के बारे में। अग्निमित्र के बारे में देखें तो यह मालविकाग्निमित्रम का मुख्य नायक था। मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास रचित है उसी का अग्निमित्र मुख्य नायक था। और मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी बताई गई है, और अग्निमित्र की अमात्य परिषद का उल्लेख भी किया गया है। अग्निमित्र की अमात्य परिषद का उल्लेख भी किया गया है। अब इसके उत्तराधिकारी सुज्येष्ठ, मतलब सिखों पर जेठमित्र नाम दिया गया है, और यवन आक्रमण को विफल किया था, यानी ऐसा भी बताया गया है कि अग्निमित्र ने यवन आक्रमण को विफल किया था। और ऐसा गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्रम में उल्लेख है कि जो अग्निमित्र था उसने यवन आक्रमण को विफल किया था। देवभूति, जो देवभूति था वो शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक था, और ब्राह्मण मंत्री वासुदेव द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। ब्राह्मण मंत्री वासुदेव द्वारा देवभूति की हत्या कर दी गई, और वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। वसुमित्र था, और कौशल के मूलदेव द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। इसको भागभद्र था, वो ग्रीक शासक एंटिलकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस के दरबार में आया था ना। जो भागभद्र था वो ग्रीक शासक एंटिलकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस के दरबार में आया था, और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर बेसनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। यानी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजिंग बातें हैं, लेकिन ध्यान देके सुनना तभी समझ में आएंगी। जो भागभद्र हेलियोडोरस के दरबार में आया था
और यहाँ से भागवत धर्म से प्रभावित होकर बेसनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो हेरोडोटस ने। अब आगे बढ़ेंगे कड़वंश। कड़वंश के बारे में पढ़ते हैं। कड़वंश 75 से 30 ईसा पूर्व तक रहा। इसके संस्थापक वासुदेव थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। कड़वंश के शासक थे वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मन, ये सब इसके शासक थे। अब सातवाहन शासक सिमुक ने हत्या कर वंश का अंत कर दिया, यानी जो लास्ट शासक था सुशर्मन, इसकी हत्या सातवाहन शासक ने कर दी और कड़वंश का अंत कर दिया। और अब आएंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को देखते हैं। दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के उत्तराधिकारी थे। असल में जो सातवाहन थे वो पहले मौर्यों में ही थे। और सातवाहनों को पुराणों में आंध्र कहा गया है। आंध्र किसको कहा गया है? तो सातवाहन वंश के शासकों को। इनका मूल निवास स्थान प्रतिष्ठान महाराष्ट्र था। इनका मूल निवास स्थान प्रतिष्ठान महाराष्ट्र था। अब इसके शासक देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिमुक। ये इनकी शासनकाल ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलते हैं आपको, और ये इतने इम्पोर्टेंट्स भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट शासक होगा मैं उसका शासनकाल बता दूंगा आपको। अब सिमुक के बारे में देखें तो सातवाहन शक्ति स्थापित करने वाला प्रथम शासक था और शुंग एवं कर्ण वंश की सत्ता की समाप्ति की थी। सिमुक ने शुंग और कर्ण वंश की सत्ता की समाप्ति की और सातवाहन शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। इसके बाद कृष्ण आता है जो सिमुक का भाई होता है और इसने नासिक तक साम्राज्य का विस्तार किया और नासिक शिलालेख में इसका नाम भी मिलता है। नासिक शिलालेख में किसका नाम मिलता है? कृष्ण का। और ऐसा माना जाता है कि जो सातवाहन थे उन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया था। सातवाहनों ने 300 वर्षों तक शासन किया था। अब सातवाहनों में एक शासक आता है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम के बारे में पढ़ेंगे तो इसका शासनकाल 27 से 17। याद नहीं करना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका आप याद रख सकते हैं 106 से 130 तक। बाकी और ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट्स हैं नहीं हैं। सातकर्णी प्रथम 27 से 17 ईस्वी तक पूर्व तक रहा था। यह सिमुक का भतीजा था और कृष्ण का पुत्र था। जो पहले पढ़े हैं हमने सिमुक और कृष्ण, तो ये सिमुक का भतीजा था और कृष्ण का पुत्र था। अब एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें उसका उल्लेख मिलता है, यानी इस बुक का नाम आएगा तो किस शासक का उल्लेख मिलता है? सातकर्णी प्रथम का पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में उल्लेख मिलता है। और सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। सातकर्णी प्रथम सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था और मालवा शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन किया। सातकर्णी प्रथम ने मालवा शैली की गोल मुद्राएं और अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन भी किया था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कुछ कि 10 वर्षों के शासनकाल में दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली शासक था। 10 वर्षों के शासनकाल में दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली शासक बना और अंगी या अमीय वंश की राजकुमारी नागनिका से विवाह किया। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है सातकर्णी प्रथम को लेकर कि इसने नागनिका से विवाह किया था और नागनिका के नानाघाट अभिलेख में सातकर्णी के कार्यों पर प्रकाश डाला है। अब नागनिका का नानाघाट अभिलेख किससे संबंधित है? सातकर्णी प्रथम से, और इसमें सातकर्णी के कार्यों को बताया गया है। अब देखते हैं हॉल। एक हॉल विद्वान था, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। डेट्स इंपोर्टेंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ पहले भी। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की जिसमें प्रेम गाथाओं का वर्णन है। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की जिसमें प्रेम गाथाओं का वर्णन है। और गुड़ाढ्य द्वारा बृहत कथा कोश की रचना की गई। और सर्ववर्मन के दरबारी थे, जो सर्ववर्मन थे जो इस हॉल के दरबारी थे, इसने क्रांतक की रचना की। अब आप कन्फ्यूज हो गए होंगे, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। देखो, गाथा सप्तशती है, इसकी रचना स्वयं हॉल ने की थी। जो गुड़ाढ्य हैं इन्होंने बृहत कथा कोश की रचना की थी। और जो सर्ववर्मन है इन्होंने क्रांतक नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब आगे देखते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ें तो इसका शासनकाल 106 से 130 तक है। आप अगर चाहें तो याद रख सकते हैं। इसने एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण
इसे कहा गया है। गौतमीपुत्र सतकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, ऐसा नासिक अभिलेख से पता चलता है। माता बलश्री का नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित है। माता में कर्नाटक था। गौतमीपुत्र सतकर्णी का साम्राज्य था जो मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक था इसका शासनकाल। और इसकी राजधानी की बात करें, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने राजधानी पैठन प्रतिष्ठान बनाई और रुद्रदामन प्रथम जो शासक था द्वारा सातवाहन 2 बार पराजित हुआ। यानी ध्यान रखना इस बात को, रुद्रदामन प्रथम द्वारा सातवाहन 2 बार पराजित हुए। और बेड़कटक नगर नासिक महाराष्ट्र की स्थापना की। बेड़कटक नगर नासिक महाराष्ट्र की स्थापना की। और गौतमीपुत्र ने अवक्ष मुद्रा चलाई जिस पर राजसिर अंकित है। जो गौतमीपुत्र ने अवक्ष मुद्रा चलाई जिस पर राजसिर अंकित है। सातवाहनों का सामाजिक संगठन, अब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सातवाहनों के सामाजिक संगठन की बात करें, अब सातवाहन ब्राह्मण थे, पितृसत्तात्मक थे, संपत्ति के अनुसार तो ये पितृसत्तात्मक थे, लेकिन नाम के आगे माता का नाम था, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र, तो नाम के अनुसार ये मातृसत्तात्मक थे, लेकिन संपत्ति के आगे पितृसत्तात्मक थे। और चतुष्वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण व्यवस्थाएं पुनः स्थापित थी शासनकाल में। प्रमुख कार्य देखते हैं, कर मुक्त ग्रामदान और भूमि अनुदान या जागीर देने वाले शासक हुए इसमें। और इन्होंने अधिकांश भूमि बौद्धों को दी। और इसके व्यापारी भी थे जो अधिकांश बौद्ध धर्म को मानते थे। इनके व्यापारी थे वो भी अधिकांश बौद्ध धर्म को मानते थे। अब आगे पढ़ के आए हैं हम लोग, जैसे कि राज की भाषा इनकी प्राकृतिक थी और लिपि ब्राह्मी थी। और गाथा सप्तशती या गाहा सतसई, इसमें 700 श्लोक हैं और यह हॉल की रचना है प्राकृत भाषा में, जिसे पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये लोग थे तो ब्राह्मण लेकिन इनकी भाषा प्राकृत थी। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि इनकी भाषा संस्कृत हो, बिल्कुल नहीं, इनकी भाषा प्राकृत थी। अब आगे देखते हैं, सातवाहनों का प्रशासनिक ढांचा। जिले को आहार कहते थे। गौलमेक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन करता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी इसकी जिम्मेदारी होती थी। सामंत में बात करें तो 3 श्रेणियाँ थीं, राजा, महाभोज और सेनापति। और स्थापत्य की बात की जाए तो चैत्य जिन्हें चट्टान काटकर बनाया गया था, जैसे नासिक, कन्हेरी, कार्ले महाराष्ट्र में हैं सभी। और अजंता एवं एलोरा गुफा का निर्माण हुआ। और स्तूपों की बात करें जिसमें अमरावती, नागार्जुनी कोंडा और ये सब आंध्र प्रदेश में थे। और सिक्कों की बात करें, पोटीन, तांबे और कांसे के सिक्कों का निर्माण हुआ और अधिकांशतः शीशे लेड से निर्मित थे। इसके सिक्के अधिकांशतः शीशे से निर्मित थे। और अधिकारियों की बात करें इसमें अमात्य और महामात्य नामक अधिकारी होते थे। और सेनापति प्रांत का शासनाध्यक्ष या राज्यपाल होता था। अब हम मौर्योत्तर काल के विदेशी राजवंश देखते हैं। में उत्तर पश्चिम की ओर से अनेक जातियों का आगमन हुआ। हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक आए, फिर शक आएंगे, उसके बाद पहलव आएंगे, उसके बाद कुषाण आएंगे। इन सभी को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब पहले देखते हैं हिंद, यूनानी या इंडो ग्रीक। ये हिंदू कुश पर्वत पार कर भारत में प्रवेश किए थे। और ये अफगानिस्तान में आमू दरिया से ऑक्सस के दक्षिण में बैक्ट्रिया पर शासन करते थे। यानी हिंद यूनानी बैक्ट्रिया पर शासन करते थे। और सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के प्रचलित हुए, यानी जो स्वर्ण सिक्के प्रचलित हुए वो हिंद यूनानी काल में ही हुए। और इन्होंने यूनानी कला को संरक्षण दिया। जो हिंदू यूनानी शासक थे इन्होंने यूनानी कला को संरक्षण दिया, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं। और गंधार कला जो भारत में है इसी का मिश्रित रूप है। गंधार कला हेलेनिस्टिक आर्ट का मिश्रित रूप है। और सर्वप्रथम राजा की तस्वीर वाले सिक्के का प्रचलन, सर्वप्रथम राजा के सिक्कों पर राजा का फोटो हो, ऐसा प्रचलन भी हिंद यूनानी शासकों के काल में हुआ था। अब हिंद यूनानी शासनकाल में जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था मेनांडर। मेनांडर 165 से 164 ईसा पूर्व तक आया था। और इसका मिलिंद नाम था। एक रचना होगी मिलिंद पन्हु, इसी की है, जिसमें मिलिंद और नागसेन का वार्तालाप है। जो मिलिंद पन्हु रचना है इसी में मिलिंद और
और जो हिंदी यूनानियों की राजधानी थी वो साकल सियालकोट पंजाब में थी। इनकी राजधानी साकल सियालकोट पंजाब में थी। इसके बाद पढ़ेंगे शक। शक यूनानियों के बाद आए थे और इन्हें सीथियन भारत में शक क्षेत्र भी कहा जाता था। अब इनकी 5 शाखाएं थीं, जो अफगानिस्तान, पंजाब क्षेत्र, मथुरा, पश्चिमी भारत और ऊपरी दक्कन का प्रभुत्व, ये इनके 5 क्षेत्र थे। अब पढ़ते हैं रुद्रदामन को। 130 से 150 ईस्वी तक रहा था ये, और यह उज्जैनी के शासकों में सबसे प्रसिद्ध था। और इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो गिरनार पर्वत गुजरात में है, और इसकी लिपि ब्राह्मी है, भाषा संस्कृत है, और यह काव्य शैली में लिखा गया है, और यही प्राचीनतम साक्ष्य है जो रुद्रदामन के बारे में बताता है। अब रुद्रदामन के शासन के बारे में बात करें तो सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात, इन क्षेत्रों में रुद्रदामन ने शासन किया था। इन क्षेत्रों में रुद्रदामन ने शासन किया था। और एक अर्धशुष्क क्षेत्र की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी कराया। अर्धशुष्क क्षेत्र की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने कराया था। और जो सुदर्शन झील थी उसका निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा किया गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसका राज्यपाल था। और जो शकों का अंतिम शासक था, जो शकों का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। शकों का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, और जिसकी हत्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा कर दी गई। और बाद में पढ़ाएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं जो चांदी के सिक्के लाए थे अपने काल में। अब जो रुद्रदामन था उसके बारे में यह भी मिलता है कि संस्कृत प्रेमी था। यह दीर्घ अभिलेख से जानकारी मिलती है, दीर्घ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि यह संस्कृत प्रेमी भी था। अब पहलवों के बारे में पढ़ेंगे। शकों के पश्चात पहलव आए, और संस्कृत में शक पहलव के रूप में उल्लेख है इनका, और इनका मूल निवास ईरान था। जो पहलव थे वो ईरान से आए थे। और पहलव में वैसे तो इसका ज़्यादा शासक इंपॉर्टेंट रहे नहीं हैं, बट जो एक शासक था गोंडोफर्नेस 20 से 41 ईस्वी में आया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तख्ते वाही अभिलेख जो पेशावर से प्राप्त हुआ था, और इसका फारसी में नाम है बिंदफड़। इससे जानकारी मिलती है गोंडोफर्नेस की, जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, और गुदुब्बर नाम अंकित है, और गोंडोफर्नेस, इसके 2 नाम मिले हैं, गुदुब्बर और गोंडोफर्नेस। अब जो हिंद यूनानी वो पहलव थे, इनका प्रथम शासक था भारत में जो माओस था, इसका वास्तविक नाम था मिथ्रेडेट्स फर्स्ट। मिथ्रेडेट्स प्रथम इसका वास्तविक नाम था। अब कुषाणों के बारे में पढ़ते हैं। कुषाण, इसकी राजधानी थी फिरोजपुर या पेशावर और मथुरा, यानी कुषाणों की 2 राजधानी थी। जो कुषाण थे उनकी 2 राजधानी थी, मथुरा और फिरोजपुर या पेशावर। परथियाई के पश्चात शासन बड़ी संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी हुए, और सर्वप्रथम ताम्र सिक्के जलाने का श्रेय कुषाणों को जाता है। और जो कुषाणे थे यूची कहलाते थे। कुषाण यूची क्यों कहलाते थे? अब क्वेश्चन पूछ सकता है, किस विदेशी को जैसे यूची कहते हैं? ऑप्शन दे देगा कुषाण, पहलव, लेकिन इसमें कुषाण टिक करना। अब यूची कहते कि नहीं? जो कुषाण थे उन्हें यूची कहते थे। क्यों? एक कबीला था जो 5 कुलों में विभाजित था, और कुषाण उन्हीं में से एक थे, इसलिए उन्हें यूची कहते हैं। और साम्राज्य इनका था वो अमू दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया से खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक था इनका शासन। मैप में देखेंगे आप तो अच्छी तरह समझ में आएगा, देख लेना आप। अब कुजल कटफिसेस को पढ़ेंगे, जो 15 से 65 ईस्वी तक है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं डेट, लेकिन फिर भी आप देखो तो देख लेना। सर्वप्रथम आक्रमण पश्चिम उत्तर प्रदेश पर अधिकार किया इन्होंने, और केवल तांबे के सिक्के चलाए रोमन सिक्कों की नकल करके। कुजल कटफिसेस ने केवल तांबे के सिक्के चलाए रोमन सिक्कों की नकल करके। महाराजा धीराज एवं धर्मादित्य की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज और धर्मादित्य की उपाधि धारण की। इसके बाद पढ़ेंगे भीम कटफिसेस। भीम कटफिसेस के बारे में पढ़ें तो यह 65 से 78 ईस्वी में आया था, और कुजल कटफिसेस की मृत्यु के बाद सत्तारूढ़ इसके हाथ में आई सत्ता। और चीनी ग्रंथ हाउ हान सू, एक चीनी ग्रंथ है हाउ हान सू, इसमें
तिएनचू की विजय कर सेनापति को शासन के लिए नियुक्त किया। तिएनचू की विजय की और उसे सेनापति के शासन के लिए नियुक्त किया था। और सिंधु पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार भी किया था। भीम कनफ्यूशियस ने पूछ सकता है किस शासक ने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार प्राप्त किया, तो भीम कनफ्यूशियस था। और भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भीम कनफ्यूशियस के बारे में पढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय सोने व तांबे के भीम कनफ्यूशियस को जाता है। यानी इसने सोने और तांबे दोनों के सिक्के चलाए, लेकिन भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय भीम कनफ्यूशियस को जाता है। और एक और यूनानी लिपि और दूसरी और खरोष्ठी लिपि, इसने ऐसे भी सिक्के चलाए जिस पर एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि थी। अब शिव की आकृति, नंदी बैल और त्रिशूल अंकित, ये सब शैव धर्म में आस्था का घोतक था। यानी और महेश्वर की उपाधि थी इसकी, यानी ये शैव धर्म में बहुत विश्वास था। जो भीम कनफ्यूशियस था वो शैव। अब कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और संग्राम विहार निर्मित करवाया इसने, जो कनिष्क के चैत्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा किया गया। इसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा किया गया। और कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिरकप में नए नगर की स्थापना की। यानी इसने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में एक नए नगर की स्थापना की। और 78 ईस्वी से ये शक सम्मत चलाया, जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। और कला और संस्कृत साहित्य का संरक्षक भी गया उसने। इसके में कुछ विद्वान थे जो देखते हैं। पार्श्व, वासुमित्र और अश्वघोष ये दार्शनिक थे। नागार्जुन पंडित था और चरक इसके शासनकाल में विद्वान था। इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था, उसके बारे में भी देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध धर्म का संपोषण था और चतुर्थ संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर कुंडलवन में। अध्यक्ष थे वासुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया था। यानी मैंने पढ़ाया था आपको बौद्ध धर्म में, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था। और इसने चीन के शासक पांचाओ से 2 बार युद्ध किया। पहले पराजय हुआ और बाद में विजयी हो गया। वासुदेव प्रथम ने सिक्के चलाए थे सोने और चांदी के। जो सोने के सिक्के थे वो दीनार और चौथाई दीनार 2 तरीके के थे। और जो तांबे के सिक्के थे उनका एकल मूल्य वर्ग था। और तांबे के सिक्के का मूल्य समय समय पर बदलता भी रहता था। धार्मिक विकास के बारे में कहें तो हेलियोडोरस द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ बनवाया गया। और शिव और बौद्ध दोनों के उपासक थे। कुषाण मुद्राओं पर चित्रण है। यानी जो कुषाण वंश के शासक थे वो शिव और बौद्ध दोनों के उपासक थे। और ऐसा कुषाण मुद्राओं पर चित्रण भी है। मेनांडर बौद्ध हो गया था। मिलिंद पनोसे में नागसेन और नागार्जुन के संवाद बताया गया है और मौर्योत्तर काल के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। और बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव हुआ। यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि गरुड़ स्तंभ बनवाया गया विदिशा में हेलियोडोरस द्वारा। और जो कुषाण थे वो शिव और बौद्ध दोनों के उपासक थे, क्योंकि कुषाण मुद्रा पर दोनों के चित्र मिलते हैं। और मेनांडर था वो बौद्ध था, जिसको मिलिंद पनु लिखा था। इसमें था क्या मिलिंद पनु में? नागसेन नागार्जुन के साथ संवाद वार्ता है। मेनांडर की नागार्जुन के साथ संवाद वार्ता है। अब कला शैली देखते हैं इसकी। कला की नई शैलियाँ विकसित हुई। गांधार कला शैली का रक्षक कहा जाता है शक को, इसमें यथार्थवादी थी। और मथुरा कला शैली का रक्षक कहा जाता है कुषाण को, जो आदर्शवादी थी। जो क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गए। गांधार कला शैली का संरक्षक कौन है? शक। और मथुरा कला शैली का संरक्षक कौन है? कुषाण। मूर्ति कला की नई शैलियाँ थीं। भारत और रोम की मिश्रित शैली थी। बुद्ध के बाद यूनानी रोम कला शैली में थे। और कनिष्क की सिरविहीन खड़ी मूर्ति भी है। मथुरा में लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। और बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा में और अमरावती में बौद्ध कला की मूर्तियां बनी हुई हैं। और ये चैप्टर खत्म होता है आज का। और नेक्स्ट क्लास कल आएगी।